नमस्ते। मैं हूं विनय बोराना और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदबाग टीवी। आज हम बात कर रहे हैं इस महीने 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले चुनावों के बारे में। ये जो अप्रैल महीने में इसी महीने में जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, ये भारत की राजनीति में बहुत बड़ा फेरबदल करने वाले हैं। तमिलनाडु, केरलम और बंगाल, पश्चिमी बंगाल में ये विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी ये इलेक्शन हो रहे हैं। यहाँ पर जो भारत सरकार, दिल्ली में जो शासनारूढ़ है बीजेपी, उनका मुकाबला विपक्षियों से है और इन स्टेट्स पर कभी भी बीजेपी का दबदबा नहीं रहा, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी बहुत बड़ी चुनौती इन सत्तारूढ़ विपक्षियों को जो है उनको दे रही है। हम केरलम की बात करते हैं तो यहाँ पर शुरू से ही वामपंथियों और कांग्रेसियों का शासन रहा है। बीजेपी का इसमें कोई रोल कभी रहा नहीं है। बीजेपी शुरू से ही संघर्ष करती रही है, लेकिन हिंदूवादी पार्टी अधिकतर दक्षिण में चली नहीं है। लेकिन सबरीमाला मंदिर में जो औरतों के लिए 12 से 60 साल की औरतों के लिए जो बंदिश थी, सदियों से ये रूढ़िगत परंपरा चली आई है और इस रूढ़िगत परंपरा को मिटाने के लिए वामपंथियों ने और कांग्रेसियों ने बड़ा जोर लगाया था और सुप्रीम कोर्ट, जो कि वामपंथ से ग्रसित है, उसने भी यही फैसले दिए थे और बीजेपी की जमीन तैयार हो गई। सनातन धर्म मानने वाले लोग तैयार हो गए, यहाँ पे बीजेपी की बात समझने लगे, क्योंकि उत्तरी भारत की ब्राह्मणों की पार्टी मानी जाती है और साउथ में, भारत के साउथ में जनरल कास्ट कम है और पावरफुल कास्ट जो है SC ST ही है, जो कि सीधे तौर पर बात सुनती नहीं है। जब उनको ऐसा कई जैसे इंसिडेंट हुए हैं, मुस्लिम लीग पार्टी और कई कट्टरपंथी पार्टियों ने और ईसाइयों ने जो खेलियां खेला है और उन खेलों की परतें उखाड़ी है बीजेपी और RSS ने, उससे यहाँ की जनता जागरूक हुई है। सबरीमाला में अभी जो सोना चोरी हुआ है वो सोनिया गांधी के पास मिला है, ऐसी बड़ी अफवाह है या इसमें कितनी सच्चाई है हमें पता नहीं है, लेकिन जनता में ये विभाजन दुरुस्त हो गया है और यहाँ पे जो 90% सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उनमें है जो ये भावना गर्व कर रही है कि उनके धर्म को दबाया जा रहा है और सनातन धर्म को मिटाया जा रहा है। और सबसे और लेटेस्ट अभी जो अमेंडमेंट बिल आया FCRA का, जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जिसे कहते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेट्स एक्सेप्टेंस अमेंडमेंट बिल, इसके तहत जब बीजेपी सरकार सेंटर में 2014 में आई थी तो फर्जी NGO विदेश से फंड लेकर भारत में हिंदुओं का बड़े भारी पैमाने पर धर्म परिवर्तन कराते थे और उस पर NGO पर भारत सरकार ने बैन लगाया था। लेकिन बैन लगाने के पश्चात भी इनकी गतिविधियां कम नहीं हुई, बढ़ती रही है। ये है जो वर्षों से अवैध रूप से पैसे मंगाते रहे और अपनी प्रॉपर्टी बनाते रहे। इस अमेंडमेंट बिल में प्रावधान ये है कि जिस NGO पर बैन लगेगा उसकी प्रॉपर्टी भारत सरकार ले लेगी और इसी की वजह से वामपंथी और कांग्रेसियों में खलबली मची है और वहाँ के ईसाई संगठन बड़े नाराज हैं और उसको राहुल गांधी ने भी कहा है कि ईसाइयों को दबाया जा रहा है। इसमें ईसाइयों को दबाने का क्या बात है? NGO के द्वारा भारत के गरीब लोगों का मतांतरण चेंज किया जा रहा है, तो इसमें क्या बात हो सकती है? केरल भी है जो चुनाव में भाजपा की जमीन तैयार होगी, वहां का एक MP पिछली बार आ गया है। तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी लगभग एक जैसी हैं। तमिलनाडु में शुरुआत से ही एक ब्राह्मण कौम है जो हमेशा पढ़ती रही है और
अंग्रेजों के ज़माने में ही वो बड़े बड़े उच्च पदों पर रही है। और एसटी एससी ज़्यादा होने के कारण एक पेरियार नामक व्यक्ति जो संत बना था, तथाकथित संत, उसने है जो ब्राह्मणों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। और आज भी वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के अंदर विभेद करते हैं। वो विदेशी भाषा इंग्लिश के तो गुलाम हैं, लेकिन हिंदी भाषा जो संपर्क भाषा है उसको मिटाना चाहते हैं। अभी भारत सरकार ने त्रिभाषी फॉर्मूला लागू करने की कोशिश की है, उसका उन्होंने कट्टर विरोध किया है। इंग्लिश चाहिए, तमिल चाहिए, लेकिन हिंदी नहीं चाहिए। भाई हिंदी क्यों नहीं चाहिए, हम कौन सा थोप रहे हैं? लेकिन वो मानने को तो नहीं। ये द्रविड़ पार्टियां जो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम है, ये पेरियार और फिल्म स्टार रामचंद्र के शिष्य है, और करुणा दीदी है, वो भी हिंदुओं को गाली बोलते रहे हैं कि जो हिंदू है वो चोर होते हैं। स्टालिन भी हिंदुओं के खिलाफ काम करते रहे हैं। यहाँ पे कई लाख मंदिर गवर्नमेंट के कब्जे में, और उनका पैसा ईसाइयों और मुसलमानों के बीच बांटा जाता है हिंदुओं के मंदिरों से। तो उस पर बार बार जो विवाद चलता रहता है। हिंदू ये मंदिर अपने हिंदू संगठन को सौंपने की मांग करते, लेकिन मानते नहीं है। तमिलनाडु एक बहुत ही औद्योगिक राज्य है जो गुजरात के बाद उसका नंबर आता है या गुजरात के बराबर है, लेकिन यहाँ पर ईसाई कल्चर बड़ी खतरनाक है। एक अन्नामलाई जो मैकेनिकल इंजीनियर पढ़ाई की थी उन्होंने, फिर बाद में वो यूपीएससी क्लियर करने के बाद कलेक्टर बने थे। वो उत्तर भारत में कई वर्षों तक रहे थे, तो उनको पता समझ में आया कि तमिलों का नुकसान करने वाले ये द्रविड़ पार्टियां ही हैं जो हिंदी सीखने नहीं देती है। अगर हिंदी सीखे तो तमिलनाडु के लोग भी पूरे भारतवर्ष में जाए, व्यापार बढ़ाए, अपने कारोबार बढ़ाए और हर जगह उनको फायदा मिले। वो समझ गए और वो प्रचार कर रहे हैं। और इस कारण तमिलनाडु में भी बीजेपी की है जो पावर बढ़ गया है। वहां भी ब्राह्मणों का बहुत खिलाफ पेरियार ने जो संगठन चलाए थे वो आज भी चल रहे हैं। कांग्रेस किसी रूप में यहाँ पे शामिल है हिंदुओं को दबाने, हिंदू कल्चर को दबाने के लिए। और सबसे ज्यादा तमिलनाडु मंदिर होने के बाद भी हिंदू वहां पे दबाया जाता है। स्टालिन का बेटा उदयगिरी, स्टालिन वो तो हिंदुओं को कीड़े मकोड़े कहता, कई गंदी बात कहता, गालियां बोलता है, वो मिटा देने की बात करता है। जब मिटा देने की बात करता है तो वहाँ के जो सनातन वाले लोग वो भी समझते हैं, उन्होंने भी समझ, हिंदू मन्ननी संगठन भी है वो मानने लगा है। उन्होंने उनकी बात आम जनता तक जाने लगी है कि कहीं न कहीं हमें बहुत नुकसान हुआ है, हिंदुओं को ये दबाया जा रहा है। और वहाँ पे भी बीजेपी की है जो जमीन तैयार हो गई है। रहा पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल के बारे में कौन नहीं जानता है। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाकर अपना वोट बैंक जो मजबूत किया था, कम्युनिस्ट पार्टियों ने उस फसल को बड़ा अच्छा काटा था। 35 साल के वामपंथियों के शासन के बाद में ममता बनर्जी ने बंगाली मानुष के लिए जो आंदोलन खड़ा किया था, वो खड़ा किसके लिए किया था? दो चीजों पर किया था। एक रिजवानुल हक कौन था? उसने एक उद्योगपति अशोक तोडी, जो कि रूपा फ्रंटलाइन वगैरह अंडरवियर जो गारमेंट्स आता है उसका मालिक था, उसकी बेटी को फंसाकर उसने उसे शादी की और उसका मर्डर हो जाता है। जब उसका मर्डर हो जाता तो ममता बनर्जी ने भयंकर रूप से उसका आंदोलन किया था। वहां की हिंदू जनता समझ ही नहीं पाई कि क्या हो रहा है, वो ममता बनर्जी की बातों में आ गई। और दूसरा, टाटा ने जो एक लकिया कार बनाने का सिंगूर में जो उद्योग लिए थे, उसके वो पीछे पड़कर वो सिंगूर को पूरा तबाह कर दिया। उसके पश्चात जो इंदिरा गांधी ने जो बीज बोए थे घुसपैठ लाके, वही ममता बनर्जी ने बांग्लादेश से घुसपैठियों का भयंकर आदान प्रदान किया। उसने है जो भारत की सीमा को पैक नहीं होने दिया। घुसपैठियों के लिए वोटर कार्ड, आधार कार्ड, जो भी सरकारी स्कीमें उनको, और सरकारी नौकरियों में आरक्षण, ओबीसी आरक्षण सब मुसलमानों को दे दिया, बांग्लादेशियों को। उस कारण वहां की जनता भी समझने लगी और बीजेपी यहाँ समझाने में सफल हो गई है कि ये ममता बनर्जी एक घुसपैठिया है, शायद ये मुसलमानी बन गई है, जो इस कदर कोई हिड़किया कुत्ता भौं भरता है उस प्रकार ये भौं भरती है।
और गुस्सा खाती रहती है। ये कोई लोकतंत्र समझती नहीं है, कोई बात समझती नहीं है, बस अपशब्दों का इस्तेमाल करती रहती है। ये जनता समझ चुकी है और बंगाल में भी पिछले समय में इलेक्शन में भी बीजेपी ने बहुत बड़ी उसको चुनौती दी थी और इस बार भी भयंकर चुनौती उसको मिलने वाली है। इन 3 राज्यों में और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में विपक्षी ऐसे लोग हैं जो हिंदुओं के दुश्मन हैं बीजेपी को छोड़कर, और बीजेपी है जो हिंदुओं को लेके चली। बीजेपी बहुत लंबी दूरी की सोचती है क्योंकि 85% जनसंख्या जो हिंदुओं की अगर वो एक तरह से ध्रुवीकरण में हो जाती है तो बीजेपी को हराना नामुमकिन है। आम जनता को ये बात समझ में अगर आ जाती है कि उसके धर्म को, उसकी जाति को दबाया जा रहा है, उसको लूटा जा रहा है, खसोटा जा रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है, अगर ये बात समझ में आ गई तो बीजेपी को हटाना बहुत मुश्किल होगा। इन 3 राज्यों के विपक्षियों को ये समझ में नहीं आता है। थोड़े से वोट बैंक के कारण वो हिंदू बहुसंख्यक आबादी से दुश्मनी मोल ले रहे हैं और इस इलेक्शन के बाद में वो जमीन पर, धरातल पर गिर जाएंगे। ये हमारा मानना है, हमारी ये सोच है कि राष्ट्रवादी यहाँ सक्सेस हो जाएंगे और वामपंथी और कांग्रेसी जो कि देशद्रोहियों के साथ है वो मिट जाएंगे। जय हिंद।